हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। पिछले वीडियो में संसद के तीसरे पार्ट को बताया जा रहा था। इसका 50 क्वेश्चन करवा दिया गया था और सेकेंड पार्ट इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, कौन कानूनी विधेयक संसद से किस पटल पर रखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोनों सदन में संसद के एक पटल पर। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर होगा केवल दो। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया है, लोकसभा में विघटन पर व्यापक नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा केवल दो है। पहला है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति के उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। इसलिए केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो उपयुक्त में से किसी का नहीं। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार की प्राप्त सभी राजस्व उस राज्य सरकार द्वारा राजहुंडी निर्गमित करके उधार द्वारा अग्रिम अथोपाय द्वारा लिए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय के उस पर सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं हो सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम से माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। नेक्स्ट है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व प्राप्त होगा तो भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो होगा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। इसकी व्याख्या देखिए। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। दूसरा, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के तथा लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तीसरा है, ऐसा ऋण भार जिसे दायित्व भार सरकार पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा को ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके संबंध में सहायता वेतन भत्ता और पेंशन है। दूसरा है, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उसके संबंध में संदेह पेंशन। तीसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उसके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र में संबंध में इस संविधान के प्रारंभ में से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उसके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन है। नेक्स्ट है, किसी न्यायालय का माध्यस्थ्य माध्यम अधिकरण के निर्णय तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियाँ। नेक्स्ट है, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा राज्य संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। नोट है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन एवं भत्ता भारत का संचित निधि पर भारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है, राजस्व विभाग संसद के प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। तीसरा, लोक लेखा के लिए जाने वाले सभी स्तरों के लिए भारत के संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो केवल दूसरा होगा। इसकी व्याख्या देखिए, बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है, न कि केवल राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का प्रावधान है। संसद का अनुमति के बिना संचित निधि का कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा के प्रावधान किया गया। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियाँ जमा की जाती है। इसमें भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि के धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धन राशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रदान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय को हेतु किया गया है, जबकि विनियोग विधेयक में उक्त प्रावधान न हो और अनुच्छेद 115 तथा 116 के अधीन उपलब्ध अनुच्छेदों के अनुदानों के प्राप्त किया जा सकना संभव न हो। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। इसे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। इसकी व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। नेक्स्ट है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया है? तो अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है तो उपरोक्त सभी। पहला, भारत सरकार का उधार लेने का नियमन। दूसरा, भारत की समेकित निधि का निगरानी। तीसरा, किसी राज्य के खातों लेखों की लेखा परीक्षा। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी अथवा सभी उपवन सम्मिलित होगा। पहला, किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिवहन, परिवर्तन और विनियमन। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्यावृत्ति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई और ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय व्यवस्थाओं के संबंधित विधि का संशोधन। नेक्स्ट है, भारत का संचित निधि आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी विधि की धन जमा करना या उससे धन निकालना। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। नेक्स्ट है, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय को रकम को बढ़ाना। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं का संपरीक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा पांचवा और छठा सही नहीं है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। ये सही नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। वित्त एवं धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु वित्त विधेयक को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इसके संशोधन कर सकती है। असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसदों को वापस लौटा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। इसकी व्याख्या है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका विनिश्चय अंतिम होता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, तो ये स्पीकर करता है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी व्याख्या है, आयोग के प्रश्न हिंदी संस्करण में वित्त विधेयक लिखा गया था, जबकि अंग्रेजी संस्करण मनी बिल लिखा गया था। इस प्रश्न का आयोग धन विधेयक से है, न कि वित्त विधेयक से। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है, धन विधेयक राज्यसभा पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त विधेयक में लोकसभा को पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो जुर्माने और अर्थदंड संबंधित उपबंध। नेक्स्ट है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्भिलित है, अनुच्छेद 110 में विनिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसकी व्याख्या है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्भिलय है और अनुच्छेद 110 में विनिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे सदन के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। अनुच्छेद 117(3) के अनुसार यह विधेयक सदन के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन के राष्ट्रपति का सिफारिश नहीं की है। नेक्स्ट है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद को कितने माह तक पड़ा रह सकता है, तो इसका आंसर होगा 3 माह से अधिक तक नहीं। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों में से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों में निर्बंधन प्रावधान है। अनुच्छेद 197(1) के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह तक अधिक नहीं रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, बजट पर संसद की नियंत्रण में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही नहीं है, तो संसद की समेकित निधि पर प्रसारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ भारत के लोक वित्त संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती है, तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। तो पहला है संसद की सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजक विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। और तीसरा है अनुपूरक अनुदानों की लेखानुदान और प्रावधान और संसद की वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, गैर सरकारी विधेयक या विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निश्चित है। दूसरा, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, तो इसका आंसर होगा न तो पहला न तो दूसरा।
इसकी व्याख्या देखें। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक सदन पारित हो चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा दिया पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो व्यापार, व्यवसाय और वित्त कर। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट है, लेखा अनुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है तो ये जब समान बजट के समय के सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। नेक्स्ट है, लेखा अनुदानों और अंतरिम बजट के बीच का अंतर है तो होगा लेखा अनुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यय का अनुदान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है तो अनुदान के अनुरोध। नेक्स्ट है, सामान्य वित्तीय विधायन के चरण निम्नलिखित है तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर बजट पर चर्चा, फिर विनियोग विधेयक पर पारित करना, तब वित्त विधेयक को पारित करना। नेक्स्ट है, लेखानुदान बना है तो इसका आंसर हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के निधि आवंटन हेतु। इसकी व्याख्या देखिए, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद इस समेकित कोष का कोई रकम निकाला जा सकती है, किंतु यदि सरकार वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और सरकार विनियोग विधेयक तुरंत न लाए तो किसी अन्य के विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले धन की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116(1) क के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो तो जैसे युद्ध के समय तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे प्रत्यानुदान कहते हैं। नेक्स्ट है, संसद में विधायन प्रस्ताव के पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यक है तो उपयुक्त सभी। पहला है, एक नवीन राज्य के गठन में संबंधित विधेयक पर। दूसरा, ऐसा कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो। तीसरा, राज्यों की सीमाओं के फेरबदल करने की संबंधित विधेयक पर। चौथा, धन विधेयक पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है तो कटौती प्रस्ताव। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, निंदा प्रस्ताव सरकार के दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों के धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं। ऐसा वे कटौती प्रस्ताव द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार द्वारा होता है: नीति निर्मोदन कटौती, सांकेतिक कटौती, मितव्ययी कटौती। स्थगन प्रस्ताव किसी आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों के ध्यान आकर्षित करने हेतु लाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रित रख सकती है तो होगा स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरण प्रस्ताव। इसकी व्याख्या देखिए, भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरण प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रख सकती है जिसे इस प्रकार साझा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि वर्तमान अर्थात तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। प्रश्नकाल प्रत्येक सदन की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं, उसके उत्तर दिए जाते हैं। अनुपूरण प्रश्न संसद के प्रश्न प्रत्येक सदन में प्रत्येक साम्यवता मंत्रियों के पूछे जाते हैं। वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न।
नेक्स्ट है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो विधेयक पर बहस करने को बंद कर देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी, लेखा अनुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शी समिति का गठन किया जाता है तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। तो पहला, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। दूसरा, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तीसरा, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। चौथा, संसद द्वारा दोनों सदनों के में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या देखें, यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता में स्थापित किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष के व्यवस्था में सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क बना दिया गया है। नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षक सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट है, तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा। इसकी व्याख्या है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में केवल 20 प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभाग का सृजन किया जाता है। दूसरा, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो केवल दूसरा सही होगा। इसकी व्याख्या देखें, कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालय के विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है और मंत्रालय विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का सचिवालय है। तो इसका आंसर होगा सरकार के स्वतंत्र है। इसकी व्याख्या देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय विधानमंडलों के लिए सरकार के स्वतंत्र एवं संबंध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावित रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो सरकार के से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रबंधित है। तो यह न्यायिक समीक्षा से। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे। इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। तो 13/5/2002 को मनाया गया था। यह 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सी राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल।
केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विठल भाई पटेल को चुना गया था। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।